और आपको बता दें, इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमले फिर से तेज होते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, रूस की सेना ने ताकत दिखाते हुए स्कंदर मिसाइल से हमले किए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि होवित्जर तोप से भी यूक्रेन के अहम ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जो वीडियो जारी किए वो हैरान करने वाले हैं, जिनमें इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन के ठिकानों पर हमले किए गए। दावा किया गया कि इस्कंदर मिसाइल के इस अटैक के बाद यूक्रेन के सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। वीडियो में इस्कंदर मिसाइल को पेड़ों के बीच ले जाते भी दिखाया गया, जिसे हरी घास से ढक दिया गया। उसके बाद टारगेट को सेट करके हमला बोल दिया गया। एक और वीडियो में बर्फ के बीच इस्कंदर मिसाइल से लदा सैन्य वाहन खड़ा था, जिससे मिसाइल छोड़ी गई। जंग में रूस के सैनिक कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए होवित्जर माल्का तोप भी तबाही मचा रही है। रूस ने तोप से हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन के सैन्य ठिकाने से कुछ दूर पर एक माल्का तोप को तैनात किया गया। रूस के एक सैनिक ने कंधे पर ले जाकर उसके गोले को फिट किया और फिर बर्बादी के बटन को दबा दिया गया। तो दोनों देशों के बीच लगातार महायुद्ध जारी है और नए नए घातक वीडियो सामने आ रहे हैं। युद्ध के मोर्चे से एक नया वीडियो सामने आया है। जी हाँ, ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है और इस वीडियो में रूस के सैनिक बर्फीले मैदान में ड्रिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि रूस के सैनिकों ने बेलारूस में अपना युद्ध अभ्यास किया। और एक और बड़ी अपडेट आपको जंगे मैदान से बता दें, यूक्रेन की सेना की ताकत बढ़ाने के लिए जर्मनी एक बार फिर से सामने आया है। और वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया जा रहा है कि जर्मनी अपने सबसे घातक टैंक लेपर्ड 2 को यूक्रेन भेज सकता है। करीब 80 टैंक की खेप को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। ये भी दावा किया जा रहा है, जो महायुद्ध में रूस की परेशानी बढ़ा सकते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग अब उस मोड़ पर है जहां से पीछे देखने पर सिवाय बर्बादी और तबाही के कुछ नजर नहीं आ रहा। दोनों ही देशों ने जंग के मैदान में अपना दम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रूस जहां अकेले दम पर अपने किलर वेपन से कह ढा रहा है, वहीं यूक्रेन साथी देशों से मिलने वाले हथियारों का इस जंग में इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच रूस को परेशान करने वाली एक खबर पश्चिमी मीडिया में सुर्खियों में है। दावा किया जा रहा है कि जर्मनी अपने सबसे घातक लेपर्ड 2 टैंक को यूक्रेन भेज सकता है। करीब 80 लेपर्ड 2 टैंक को यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में तैनात किए जाएंगे। लेपर्ड 2 एक जर्मन युद्ध टैंक है, जिसे कोल्ड वॉर के दौरान तैयार किया गया था। जंग की शुरुआत से यूक्रेन बेहद घातक हथियारों के लिए जर्मनी की ओर रुख किए हुए है। जर्मनी ने इससे पहले IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन भेजकर उसके आसमान को एक कवच दिया था, लेकिन रूस पर दम दिखाने के लिए यूक्रेन लगातार लेपर्ड 2 टैंक की मांग कर रहा था। लेपर्ड 2 जर्मनी का मेन बैटल टैंक है। ये 120 mm की L55 स्मूथ बोर गन से लैस है। लेपर्ड 2 टैंक से निकलने वाली गोलियां दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों के 450 मिलीमीटर के कवच को भेद सकती है। इसके अलावा ये टैंक 7.62 mm की MG3A1 गन से भी लैस है। इतना ही नहीं, लेपर्ड 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी लैस है। इसकी फायरिंग रेंज 5 किलोमीटर तक है। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस की सेना ने यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। और आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन के ठिकानों की पहचान करके उस पर हमले भी किए हैं। जानकारी भी मिल पा रही है कि हमला रूस की एयरबर्न ट्रूप द्वारा किया गया।
तो एयरबर्न ट्रूप द्वारा ये अटैक यूक्रेन पर किया गया है और आपको बता दें कि यूक्रेनी ट्रूप्स जो थे उन पर अटैक किया गया और उन्हें एक तरीके से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई। साथ साथ कई ऐसे ठिकाने थे जो कि रशियन ट्रूप्स द्वारा अटैक किए गए थे, जो कि पहले ही रशिया की ओर से नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। और वहीं जंग में जर्मनी यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक भेज सकता है, जो रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन के लिए बड़ा सहायक साबित हो सकता है। जी हाँ, हालांकि यूक्रेन के कई साथी देशों के पास ये पहले से ही मौजूद है, जो रूस के लिए अब चिंता की बात है। महायुद्ध में टैंक कितने कारगर साबित हुए, ये इन दोनों देशों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेपर्ड 2, इसका नाम ही इसका दम दिखाने के लिए काफी है। यूक्रेन के कई साथी देशों के पास ये पहले से मौजूद है, जो रूस के लिए चिंता की बात है। जंग में पोलैंड यूक्रेन का साथी है, जिसने इससे पहले अमेरिका से अब्राम्स युद्धक टैंक की बड़ी खेप भेजने की रिक्वेस्ट की थी। करीब 116 टैंक भेजने की मांग की गई है, जिससे पोलैंड अपनी जमीन को मजबूत कर सके। अब्राम्स टैंक में 120 mm की M256 स्मूथ बोर गन लगी है, जो 3 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इस टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है, जो दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। टैंक मोबिलिटी, स्ट्राइक और फायरिंग में भी अव्वल है। 120 mm की गन लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकती है। यानी इस वक्त 13 यूरोपीय सेनाएं ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और तुर्की के बारूद गोदाम में घातक से घातक टैंक मौजूद है। खास बात यह है कि इनमें से कई देश रूस की सीमा के बेहद ही नजदीक हैं। ऐसे में लेपर्ड 2 टैंक के यूक्रेन पहुंचने के बाद रूस अपने पड़ोसी देशों के युद्धक टैंक से गिर जाएगा। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और रूस ने बखमूत में यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर हमला किया है। वहीं यूक्रेन ने रूस पर जोरदार पलटवार किया है और यूक्रेन ने रूस की स्पेशल यूनिट पर जोरदार हमला भी किया है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर जोरदार पलटवार कर रहे हैं। युद्ध का केंद्र फिलहाल बखमूत बना हुआ है, जहां दोनों देश के सैनिक आमने सामने हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर हमला किया, जिसका वीडियो भी सामने आया। इसमें यूक्रेन के कुछ सैनिक टहलते दिखे, तभी वहां पर हमला होता नजर आया, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिक एक दूसरे को बचाते दिखाई दिए। यूक्रेन का एक सैनिक दूसरे घायल सैनिक को हमले वाली जगह से पीछे ले जाता नजर आया। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार किया। एक वीडियो में यूक्रेन का टैंक रूस के काफिले पर ताबड़तोड़ हमला करते दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना की 92वीं ब्रिगेड रूस की T-72B3 पर हमला करती दिखी। टैंक से ताबड़तोड़ हमले के बाद रूस के ठिकानों से आग की लपटें उठती दिखाई दी। और रशिया यूक्रेन वॉर जोन से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नाटो की मदद से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस के खिलाफ तबाही का नया इतिहास लिख रहा है। और पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने पुतिन की प्राइवेट आर्मी यानी कि वैगनर ग्रुप के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, जिसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के कई सदस्यों की मौत हो गई। जेलेंस्की का यह हमला पुतिन के लिए बड़ी चोट है। महायुद्ध में रूस के एक इशारे पर मर मिटने वाले वैगनर ग्रुप ने पिछले 10 महीनों में पुतिन के लिए वो सब किया जिसकी पुतिन को ख्वाहिश रहती है। यूक्रेन में तबाही मचाई, जेलेंस्की की सेना पर घातक हथियार से हमला किया और पुतिन के कहने पर मिसाइलों की कमांड पर भी फैसला लिया। इसीलिए जेलेंस्की के जवाबों के निशाने पर इस बार वैगनर ग्रुप का वही ठिकाना रहा। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने लुहांस्क इलाके में बने वैगनर ग्रुप के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। ये हमला रूस के कब्जे से इलाके को छुड़ाने और वैगनर को बड़ी चोट देने के लिए किया गया है। पुतिन अपनी सेना के जोर पर जंग जीत में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं
रूस यूक्रेन के कब्जे से छीने इलाकों पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो यूक्रेन उन इलाकों को फिर से हासिल करने पर अड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन की ओर से किए गए इस हमले में वैगनर ग्रुप का हेडक्वार्टर जमींदोज हो गया है। दावे के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने जिस जगह पर हमला किया वो एक होटल था। लुहांस्क के इस इलाके में वैगनर ग्रुप अपना अड्डा बनाए हुए थे। इस हमले में वैगनर ग्रुप के कई सदस्यों की मौत और 50 से ज्यादा सदस्यों के जख्मी होने का दावा किया जा रहा है। भीषण ठंड के बावजूद भी कोई भी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि वैगनर ग्रुप के पास तो सैनिकों जैसे अधिकार नहीं होते, लेकिन इन्हें हमला करने की आजादी है। बिल्कुल दावा किया गया है कि रूस इनके लड़ाकों को किराए पर लेता है और ट्रेनिंग देकर जंग में उतार देता है। वैगनर ग्रुप किराए पर फाइटर्स देने वाले रूसी नेटवर्क है, जिनका रूस के रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों में कहीं कोई जिक्र नहीं। इन सैनिकों के पास रूस की सेना जैसे अधिकार तो नहीं होते, लेकिन हथियार और हमला करने के लिए ये स्वतंत्र होते हैं। इस ग्रुप के लड़ाकों को रूस किराए पर लेता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और फिर जंग के बाद उनका भुगतान कर दिया जाता है। इस ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी कहा जाता है। साल 2014 में दिमित्री उत्किन ने यूक्रेन के अलगाववादियों को समर्थन देने के लिए वैगनर ग्रुप बनाया था। अब तक ये ग्रुप अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट में रूस और उसके सहयोगियों की मदद करता रहा है। ग्रुप ने सीरिया के गृह युद्ध में राष्ट्रपति बशर अल असद की ओर से जंग लड़ी थी। दावे के मुताबिक ग्रुप में ज्यादातर हत्यारे, बलात्कारी और ड्रग माफिया है, जिन्हें रूस के दक्षिणी इलाके रोस्तेव में 15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद मैदानी जंग में उतार दिया जाता है। जंग लड़ने के लिए उन्हें 17,000 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं। वैगनर ग्रुप को लेकर यहाँ तक कहा जाता है कि पुतिन के एक इशारे पर ये दुश्मन को मिट्टी में मिला देते हैं। शहर के शहर चंद घंटों में बारूद से भर देते हैं। ऐसे में वैगनर ग्रुप के अड्डों पर अटैक कर ज़ेलेंस्की ने जाहिर तौर पर पुतिन को बड़ी चोट दी है, जिसका बदला लेने के लिए पुतिन कोई भी कदम उठा सकते हैं। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है रूस से, जहां पर एक शॉपिंग सेंटर में भयंकर आग लग गई है। जी हाँ, ये आग बलाशिखा शहर के शॉपिंग सेंटर में लगी है और आग इतनी ज्यादा विकराल हो गई कि इसका दायरा 2000 स्क्वायर मीटर तक पहुंच गया। आग के लपटों को काफी दूर तक देखा गया है। और आपको बता दें, मौके पर दमकल विभाग की टीम आग बुझाने की कोशिशों में लगी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आपको बता दें कि जब भी इस तरह की आग कहीं पर रशिया में लगती है, क्योंकि आए दिन हमने देखा है जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, तब से लगातार जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इसे यूक्रेन का हिडन एजेंडा माना जाता है, यूक्रेन का हाथ माना जाता है। आपसे 2 दिन पहले भी हमने ऐसे ही मॉल में लगी आग की तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर अरबों का नुकसान हुआ था। लेकिन अब बलाशिखा रशिया की तस्वीरें भी देखिए, जहां पर शॉपिंग सेंटर में यह आग लगी है। और ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान की काबुल से आ रही है, जहां एक चीन के होटल में बहुत बड़ा धमाका हो गया है और हमलावरों ने होटल में घुसकर फायरिंग भी की है। और बताया जा रहा है कि इस होटल में ज्यादातर चीन के अधिकारी ही आते जाते रहते हैं। फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि होटल के अंदर अभी भी बंदूकधारी हैं और होटल के अंदर अब भी फायरिंग चल रही है। चीन के कई लोग इस होटल में मौजूद थे। जानकारी मिल पा रही है कि ये चीनी गेस्ट हाउस था और एक बड़े एजेंडे के तहत क्या ये हमला हुआ है, ये सवाल बरकरार है। बिल्कुल, लगातार यही सवाल उठ रहा है कि क्या बड़ा मैसेज चाइना को देने की कोशिश की गई है, और अगर की गई है तो आखिर इसके पीछे हाथ किसका है? क्योंकि हमने देखा है पिछले 1 साल के अंदर जब से अमेरिका ने अपनी ट्रूप्स को, अपनी सेनाओं को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया है, तब से वहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तालिबान का वर्चस्व है। और ऐसे में जब चाइना पर इस तरीके से, चाइना जो ओन बिल्डिंग है, ये गेस्ट हाउस है चाइना ओन, अगर उस पर अटैक होता है तो इस अटैक के पीछे क्या तालिबान का हाथ है या फिर कोई और टेररिस्ट आउटफिट है जिसने ये अटैक किया है? और अगर अटैक किया है तो क्या बड़ा मैसेज देने की कोशिश चीन को की गई है? और फिलहाल कोई भी ग्रुप ऐसा निकलकर सामने नहीं आ रहा है जिसने अभी तक इस हमले की धमकी ली हो, लेकिन यहाँ पर धमाका किया गया और उसकी 3 तस्वीरें आप देखिए। होटल में ब्लास्ट किस तरीके से किया गया, उसके बाद दूसरी तस्वीर, होटल के अंदर गोलीबारी अब भी लगातार जारी है। कई हमलावर वहां पर अब भी मौजूद हैं, बंदूकधारी घुसे हुए हैं और धमाके के बाद अब अफरा तफरी का माहौल है पूरे होटल में। आपको बता दें, चीन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आते जाते रहते हैं। ऐसे में इस पर हमला करके आखिर क्या संदेश हमलावरों के द्वारा देने की कोशिश है चीन को, ये साफ स्पष्ट नहीं हो पाया।
बिल्कुल 3 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से ये बड़ा हमला किया गया है। संदीप बोल मेरे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, फिलहाल क्या किसी ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है? देखिए, अभी तक किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन ये अपने आप में एक मैसेज है। जिस जगह पे ये गेस्ट हाउस है वो एक हाई सिक्योरिटी जोन में ये गेस्ट हाउस है, और जितने भी ऐसे जो अधिकारी हैं, जो चीन के अधिकारी हैं और जो वहाँ के जो एनवॉय हैं, वो लगातार इस होटल्स में आते जाते रहते हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त तालिबान की सरकार बनी थी उसके बाद से ही चीन लगातार कोशिश कर रहा था कि उनके साथ बैठकर बातचीत की जा सके। पिछले कुछ महीने पहले ही चीन के अधिकारी बाकायदा तालिबान सरकार से मुलाकात भी कर चुके थे, और उन्होंने अपने जो एम्बेसी है और उनसे संबंधित जितने भी ऐसे संस्थान है या होटल्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा चाइनीज़ का आना जाना होता है, उनकी सुरक्षा को लेकर कई बार जो आशंका जताई थी, और उन्होंने ये कहा था कि उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हाल है, जैसे कि तस्वीरें हैं वो दिखा रही है कि ज़बरदस्त धमाका हुआ है वहाँ। संदीप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताया है। पहला कि ये जो गेस्ट हाउस है वो हाई सिक्योरिटी जोन में है। दूसरा, हमने ये देखा था जब तालिबान सरकार का वर्चस्व हुआ था अफगानिस्तान में, तब भी चाइना ने बातचीत करने की कोशिश की थी, और पिछले कई दिनों में कई दौर की बातचीत तालिबान और चाइना के बीच में हुई है। ऐसे में क्या कोई तीसरा ऐसा है जो इस बातचीत को बिगाड़ना चाहता है? बिल्कुल, देखिए, अगर चाइना का इंटरेस्ट देखें तो चाइना का इंटरेस्ट बहुत बड़ा है अफगानिस्तान में। जब से तालिबान की सरकार आई है तब से चाइना को इस बात की उसके आस ज़्यादा जागने लगी थी कि जो BRI यानी उनका जो प्रोजेक्ट है उसके तहत अभी तक अफगानिस्तान उसमें साथ नहीं था उनके, यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो उनका था, जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसमें अफगानिस्तान को भी इनको एड ऑन करना था, लेकिन किसी वजह से जो पुरानी सरकार थी वो इसमें अपने आप को शामिल नहीं कर रही थी। जैसे ही तालिबान की सरकार आई उसके बाद से ही चाइना लगातार कोशिश कर रहा था कि जो उन्होंने रोड मैप तैयार किया है उनके BRI प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट एक कंट्री है, उसको किसी तरीके से एड ऑन किया जा सके। और इसी वजह से लगातार चीन कोशिश कर रहा था कि तालिबान के साथ बातचीत करके उन सारे प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द एक्टिवेट किया जा सके, और वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज पदार्थ और बहुत बड़े जो रिसोर्सेज हैं उनका दोहन वो करना चाहता था। लेकिन ये कोशिश इतनी सफल होती हुई नहीं दिखाई दी, और क्योंकि जिस तरीके से सीमा विवाद भी अब लगातार तालिबान और पाकिस्तान का बढ़ता जा रहा है, और हमने देखा है चीन का झुकाव हमेशा से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर रहा है, क्या वो भी एक बड़ी वजह यहाँ पर माना जा सकता है? और क्या संकेत यहाँ से चीन को देने की कोशिश है इस धमाके के जरिए? देखिए, चीन को जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अगर आप जबरन, क्योंकि अभी तक ये बात नहीं जानकारी सामने आई है कि किसने इस धमाके को किया है, कौन सा संगठन है जिसने धमाका किया, क्योंकि अभी गोलीबारी चल रही है, फायरिंग हो रही है, तो अभी ऑपरेशन जारी है। और वहाँ का जो सिस्टम, क्योंकि जब तक तालिबान नहीं था वहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ था, वहाँ की पुलिस से लेकर वहाँ की सिक्योरिटी एक वेल मैनर्ड तौर पर एक्ट करती थी, लेकिन जब से तालिबान आया तो वो सारा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं डिसमेंटल हुआ है। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि कितनी देर तक लगता है इस पूरे ऑपरेशन को खत्म करने में, और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा। हालांकि अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि किस संगठन ने इसको अटैक किया, लेकिन इतना तो साफ है कि एक मैसेज चाइना को जरूर दिया गया है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ TTP की अगर हम लोग बात करें, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करें, तो उनका सीज़फायर ओवर हो चुका है, लगातार अटैक हो रहे हैं वहाँ पे, और पाकिस्तान के साथ जो है वो चाइना है। तो हो सकता है ये रीज़न भी हो सकता है, या फिर जो BRI में उनकी जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है, हो सकता है इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण। लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आती तब तक ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन तस्वीरें जो बयां कर रही हैं वो साफ बता रही है कि कितना भीषण ये अटैक हुआ है, और बताया जा रहा है कि कल ही वहाँ पे जो राजनयिक है चीन के, वो उस बिल्डिंग में गए थे, उस होटल में गए थे कुछ लोगों से मुलाकात करने के लिए। तो अब देखना है। बिल्कुल संदीप, जिस तरीके से आपने कहा कि हाई सिक्योरिटी जोन में ये पूरा गेस्ट हाउस है, ऐसे में क्या लगता है कि सोच समझकर ये अटैक किया गया है? क्योंकि कल जिस तरीके से राजनयिकों से मुलाकात भी की है, और अभी फिलहाल कोई ताज़ा जानकारी मिल पा रही हो चीन की तरफ से इस अटैक को लेकर, कोई भी रिएक्शन? देखिए, अभी फिलहाल किसी भी तरीके की आधिकारिक तौर पर जानकारी चाइना की तरफ से भी नहीं आई है, क्योंकि अभी सबसे पहले कोशिश यही है कि जो वहाँ पे हालात बने हुए हैं जल्दी से जल्दी उसको सेटल किया जा सके।
कोशिश जरूर होगी तालिबान के साथ, तालिबान सरकार के साथ। चीन के जो वहाँ पे दूतावास है वो उनके अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे होंगे और एग्जैक्ट डाटा जो है वो लेने की कोशिश कर रहे होंगे और ये भी तैयारी रहेगी कि जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि वो इकलौता एक ऐसा होटल है जहाँ पे चाइनीज सबसे ज्यादा आके ठहरते थे। यानी कि अगर काबुल में, अगर अफगानिस्तान में किसी भी जगह पर इस तरीके का कोई अगर होटल होता है या कोई बिल्डिंग होती है, वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के अंदर होती है। तो ऐसे में अब ये होगा कि जिस तरीके से चीन की तरफ से अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की गई आधिकारिक तौर पर, लेकिन इतना है जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं होता तब तक कह पाना बहुत मुश्किल है कि इस अटैक के पीछे कौन संगठन है और क्यों उसने इस अटैक और संदीप, क्योंकि तालिबान लगातार सब कुछ ठीक ठाक होने का दम भरता रहा है, ऐसे में तालिबान सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा ये भी बड़ा सवाल है। और इस बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से आ रही है, जहां पर गाड़ी चालक ने पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की है। जी हाँ, सिग्नल तोड़कर भाग रहे गाड़ी चालक को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की और पुलिस ने सड़क पर ट्रक लगाकर गाड़ी को रोका और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी भी मिल पा रही है कि गाड़ी से पुलिस ने पिस्तौल भी बरामद की है और आपको वीडियो वॉल के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने इस शख्स को रोका, लेकिन ये गाड़ी चालक जो था, जो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, उन्हीं को साथ में लेकर चलता बना। बिल्कुल ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से हम दिखाने की आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं। वीडियो पूरा रिकॉर्ड हुआ है वहां पर लगे सीसीटीवी में, किस तरीके से जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी था वो किसी भी तरीके से इस गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें वो विफल होता हुआ नजर आया क्योंकि गाड़ी चालक गाड़ी रोकने का नाम नहीं ले रहा था। बिल्कुल आप देखिए कि किस तरीके से, कितनी स्पीड से, जिस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस कर्मी है उसने रोकने की कोशिश की जरूर गाड़ी को, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से गाड़ी चालक यहाँ पर रुका नहीं और जानकारी भी मिल पा रही है कि गाड़ी के अंदर से बंदूक भी बरामद की गई है। और इंदौर की ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से इस ट्रैफिक पर पुलिसकर्मी को अपने साथ ही गाड़ी पर घसीटता हुआ ये शख्स लेकर जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी कि नासा का ओरियन स्पेसशिप रविवार को मैक्सिको के पास प्रशांत महासागर में उतर गया। और आपको बता दें, ओरियन स्पेसशिप कैलिफोर्निया के पश्चिम में समुद्र में उतरा और वायुमंडल में प्रवेश के समय उसकी रफ्तार ध्वनि की गति से 32 गुना ज्यादा थी। अंतरिक्ष में करीब 26 दिन बिताने के बाद आपको बता दें कि ओरियन कैप्सूल ने धरती पर वापसी की है। और मैक्सिको के पास समंदर में ये ओरियन उतरा है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ साथ अंतरिक्ष में करीब 26 दिन बिताने के बाद ओरियन कैप्सूल ने धरती पर वापसी की है। वहीं उत्तर प्रदेश से अब खबर सामने आ रही है, जहां बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हां, पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया है। और आपको बता दें कि जवाबी गोलीबारी में बदमाश इरफान को गोली लगी है। उसके पास से एक तमंचा और कारतूस भी बाकायदा मिले हैं। अपराधी इरफान 2017 से ही लूट के मामले में फरार चल रहा था। और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने आतंक मचा दिया है। जी हां, तेज रफ्तार गाड़ी ने लोहे के गेट को तोड़ दिया और फरार हो गए। और इसी के साथ आपको बता दें, पूरी घटना वहां पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये पूरी वारदात आप देखिए कि किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, उत्तराखंड के हरिद्वार में, जहां ज्वालापुर पुलिस ने चोरी करते हुए 8 महीने के बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। आपको बता दें, बच्चा चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी मिल पा रही है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 6 महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। आठ महीने के मासूम का अपहरण पड़ोसी महिलाओं ने मिलकर किया था। इसके बाद हरिद्वार की ही आशा कार्यकर्ता ने 2.5 लाख रुपए में बच्चे का सौदा कर लिया। बच्चे को बेचकर 50,000 की रकम भी ग्राहक से हासिल कर ली गई। बाकी रुपए बाद में देने की बात हुई, लेकिन इससे पहले कुछ अनहोनी हो पाती, सभी 7 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बच्चे का जब अपहरण हुआ तो वह सो रहा था और उसकी मां कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई थी। इसी बीच बच्चे को चोरी कर लिया गया। पुलिस आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है और उनकी कुंडली खंगालने में जुटी है।
रही है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से, जहां पर आपको बता दें तालिबान और पाकिस्तानी फौज के बीच हिंसक झड़प हो गई है। बिल्कुल जानकारी मिल पा रही है कि इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, इस तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर एक बार फिर से झड़प की ये बात सामने आ रही है। स्पिन बोल्डक में हिंसक झड़प हुई है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच जारी तनाव ने अब हिंसक रूप ले लिया है। कंधार प्रांत से सटे चमन स्पिन बोल्डक में सीमा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सीमा पर तालिबान और पाकिस्तानी फौज के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें पाकिस्तान के 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हमले में करीब 20 लोग घायल भी हो गए। वहीं झड़प के बाद पाकिस्तान सीमा के पास अलर्ट जारी कर दिया गया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सीमा पर पाकिस्तानी सेना ने भारी संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया। सीमा के दोनों ओर अभी तनाव की स्थिति जारी है। बताया गया कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इससे पहले भी चमन स्पिन बोल्डक में सीमा पर दोनों ओर से झड़प हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार का बड़ा हिस्सा स्पिन बोल्डक चमन सीमा से ही होता है। इस बीच बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां पर तरनतारन में पुलिस की टीम पर हुए हमले में इस्तेमाल आरपीजी लॉन्चर बरामद किया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि इसके शेल को डिफ्यूज किया गया था। और तरनतारन में हुए इस हमले में रूस का बना हुआ आरपीजी 22 का इस्तेमाल हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसी तरह के 2 और रॉकेट लॉन्चर पंजाब में आतंकियों के स्लीपर सेल के पास है। बिल्कुल जानकारी भी मिल पा रही है कि पंजाब में आतंकियों के स्लीपर सेल के पास से रॉकेट लॉन्चर पाकिस्तान के ड्रोन के जरिए भिजवाए गए थे। और आपको बता दें कि मोहाली के पुलिस हेडक्वार्टर्स पर जो ही आरपीजी इस्तेमाल हुआ था। और उधर स्लोवाकिया में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। और वहीं प्रशासन ने भारी बर्फबारी को देखते हुए लोगों से मकानों में ही रहने की अपील की है। स्लोवाकिया में भारी बर्फबारी के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तस्वीर स्लोवाकिया के कोसिचे की है, जहां सड़क पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई दिखी। सड़क पर लगी गाड़ियों के ऊपर बर्फ जमी दिखी। कई बड़ी बसें बर्फ की चादर से ढकी थी, उनके चक्के भी बर्फ में धंसे दिखे। सड़क पर बिछी बर्फ पर ही गाड़ियों की आवाजाही होती दिखी। भारी बर्फबारी से मकान के आसपास बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखी। लोग अपने मकानों के सामने से बर्फ को हटाते दिखे, तो अब अपने बच्चों के साथ लोग बर्फ से खेलते भी नजर आए। भारी बर्फबारी का असर परिवहन पर भी देखने को मिला। रेलवे स्टेशन और पटरियां बर्फ से ढकी दिखी। वहीं भारी बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज हुई। स्लोवाकिया में अब तक 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच बर्फ गिर चुकी है। प्रशासन ने लोगों से जरूरी होने पर ही मकानों से बाहर निकलने की अपील की। और अब खबर मथुरा से सामने आ रही है। मथुरा की सड़क पर अचानक से कोहराम मच गया। जानकारी मिल पा रही है कि नशे में धुत 2 आदमी आपस में भिड़ गए। जी हाँ, बीच सड़क पर जमकर मारपीट भी दोनों के बीच हुई। वीडियो में दोनों आदमी शराब के नशे में एक दूसरे की जान लेने पर आमादा दिखे। एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते दिखे। सड़क पर इस संग्राम को देखने के लिए भीड़ उमड़ी थी, लेकिन कोई इन्हें छुड़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि दोनों आदमी नशे में थे। तभी एक ने दूसरे को जमीन पर गिरा दिया और उसे मारने लगा। काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। इसी बीच एक ऑटो वाला सड़क से गुजरा, जिस पर एक आदमी बैठा। मथुरा के कृष्णनगर इलाके में शराब के कई ठेके खुले हैं। आरोप है कि यहाँ आए दिन ऐसे ही नशे में धुत लोग मारपीट करते नजर आते हैं। बड़ी खबर पेरू से आ रही है, जहां पर नए राष्ट्रपति के विरोध में प्रदर्शन एक बार फिर से तेज हो गया है। जी हाँ, राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। और हिंसक झड़पों में 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। जानकारी भी मिल पा रही है कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। प्रदर्शनकारी देश में फिर से चुनाव कराने की लगातार मांग उठा रहे हैं। पेरू के लीमा से हिंसक प्रदर्शन की कई तस्वीरें सामने, जिसमें पुलिस और लोगों के बीच झड़प होती दिखी। पुलिस लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटती नजर आई। वहीं प्रदर्शनकारी सड़कों पर आगजनी करते दिखे। बेकाबू लोग सड़क पर जमकर तोड़फोड़ करते थे।
सड़क पर लगे बैरिकेड्स में भी आग लगा दी गई। इस दौरान सड़क पर आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता देखा गया। इस दौरान पुलिस भी एक्शन में दिखी। इससे पहले पेरू की संसद में भी मारपीट हुई, जहां सांसद एक दूसरे को पीटते नजर आए थे, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। पेरू में सारा संग्राम राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाकर बुलुआर्टे को नया राष्ट्रपति बनाने के फैसले के बाद पेड्रो कैस्टिलो के समर्थक बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन करने लगे। बताया गया कि हिंसक प्रदर्शन में एक आदमी की मौत भी हो गई, वहीं कई लोग घायल भी हो गए। भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। 8 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। 2 मंत्रियों को मिला स्वतंत्र प्रभार। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। अर्थव्यवस्था पर विपक्ष के हमले का लोकसभा में वित्त मंत्री का जवाब। कहा, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर गर्व की जगह मजाक उड़ा रहा है विपक्ष। चैलेंज से बात करने वाले लोग इधर है, वो दुख की बात है, क्योंकि जब देश अच्छा आगे बढ़ रहा है सब उसमें गर्व लेना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना। ये मजाक उड़ाने की बात है सर।